हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम शुरू करेंगे एक नया अध्याय जो राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए है। ये रीट पटवार आरपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, तो इसको आपको ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 का हमारा राजस्थान बुक का चैप्टर 8। इसका नाम है जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। जब एक पेपर आप देखेंगे तो चैप्टर से अगर आप मैच करेंगे तो आपको कई सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो इसी चैप्टर से डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो चलिए इस चैप्टर को देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में इस बार बन सकते हैं तो उसको भी देखेंगे। तो चलिए अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहले हम चैप्टर को रीड करेंगे। जो फैक्ट्स या क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं उसको हम ध्यान से करेंगे ताकि हमारा कोई क्वेश्चन या फैक्ट छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सरकार अपने नागरिकों के लिए प्रत्येक स्तर पर लोक कल्याणकारी पहल करती है। हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर जोर देता है। हमारी सरकार ने सामाजिक समरसता, राजनीतिक और आर्थिक समानता हेतु कई जन कल्याणकारी कानून बनाए हैं और इसका अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। सबसे पहले जानेंगे भूदान आंदोलन क्या है और भूमि सुधार क्या है। तो शुरुआत की गई है ज़मींदारी प्रथा से कि सबसे पहले हमारे यहाँ ज़मींदारी प्रथा चलती थी, तो उसकी भूमि की स्वामित्व की विषमता के कारण कई सारी समस्याएं उभरी। तो आज़ादी के बाद सरकार ने कानून बनाकर ज़मींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था, लेकिन कानूनों की आड़ में ही ज़मींदारों ने किसानों के पास उपजाऊ ज़मीन का हक होने से रोक दिया। ज़मीनी स्वामित्व की विषमता के कारण देश में कई जगह हिंसा की घटनाएं होने लगी। मतलब सरकार ने अपने स्तर पर ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर ज़मींदार लोग इस व्यवस्था को अपनाए रखना चाहते थे और उन्होंने ये जारी रखा। उसी समय विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव तिरुचप्पल्ली में एक ज़मीन का टुकड़ा दान में देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की। तो प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि भूदान आंदोलन का संबंध किससे है, तो आंसर होगा विनोबा भावे। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तेलंगाना से शुरुआत हुई। उसकी डेट क्या है? तो डेट है 18 अप्रैल 1951। और उस गांव का नाम क्या है? यह है तिरुचप्पल्ली। और यहाँ शुरुआत किस प्रकार हुई? क्योंकि विनोबा भावे ने एक ज़मीन को, एक छोटे से टुकड़े को दान में दिया, तो दान में देने से इस आंदोलन का नाम है भूदान आंदोलन चल पड़ा। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्वामित्व की विषमता को दूर करना था। विनोबा भावे ने भूस्वामियों से उनकी कुल ज़मीन का 6वां हिस्सा दान में देने की अपील की। पूरे देश में इस आंदोलन को जनता ने समर्थन दिया। भूदान में प्राप्त ज़मीन का लगभग 1/3 भाग का उपयोग समाज के वंचित वर्ग के आदिवासी भूमिहीनों में बांटने का कार्य किया। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले में भूदान प्रारंभ किया गया। तो राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी नागौर जिले से, ये हमें याद रखना है, फैक्ट पूछा जा सकता है। राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिनियम 1971 भी पारित किया। तो राज्य सरकार ने भी विनोबा भावे का साथ दिया, तो इसके लिए ग्राम दान अधिनियम 1971 आया, जिसके अंतर्गत भूदान आंदोलन आगे बढ़ा। आज़ादी के समय राजस्थान की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। राज्य का आधे से ज़्यादा भाग रेगिस्तानी और सूखा था। वर्तमान में विभिन्न नए औद्योगिक और आर्थिक शक्तियों के उदय और विकास के कारण राज्य की भूमि और कृषि पर निर्भरता कम हुई। फिर भी कृषि भूमि और किसान राज्य की प्राथमिकता में सर्वोपरि है। राज्य सरकार ने भूमि विवादों में फंसी जनता को सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाने के लिए राजस्व मंडल की स्थापना की। तो राजस्व मंडल इम्पॉर्टेंट है। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में आया, और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, दोनों इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 है और भू राजस्व अधिनियम भी 1956 में आया। राज्य सरकार भूमि की गुणवत्ता सुधारने और पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधा, नवीन कृषि तकनीकों आदि सुविधाओं के विस्तार हेतु लगातार प्रयासरत है।
नेक्स्ट है अस्पृश्यता उन्मूलन। आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी आदि ने जातिगत भेदभाव और असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसी तरह राजस्थान में भी स्वतंत्रता से पहले दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु, मामा बालेश्वर, हरिभाऊ उपाध्याय आदि समाज सुधारकों ने इन अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए कार्य किए, जिन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने हेतु प्रभावी प्रयास किए। समानता लोकतंत्र का आधार है, अतः भारत के प्रत्येक नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना गया है। तो समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में, यहाँ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और सभी कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त है, अर्थात संविधान के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में बताया गया है। और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग भेद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 बताता है। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 17 में छुआछूत, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। तो अस्पृश्यता का जो अंत है, उन्मूलन है, वो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत बताया गया। ये प्रीवियस रीड में पूछा गया प्रश्न है। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया। राज्य सरकार ने भी अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को अपने यहाँ प्रभावशाली रूप में लागू किया। इसी तरह राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा SC, ST और इन सभी के लिए अत्याचार निरोध कानून 1989 को भी सख्ती से लागू किया, जिसमें दलित के आर्थिक अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेषकर उनकी ज़मीन पर अतिक्रमण करने वाले और उच्च लोगों के द्वारा निजी ज़मीन से बेदखल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही का प्रबंधन है। वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, ये इम्पॉर्टेंट है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इसके लिए कार्य करता है, जो मुख्यतः शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, SC, ST और आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, बच्चों के लिए ये सब काम कल्याण के लिए वो कार्य करता है। नेक्स्ट है महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट कोट याद रखना है। राजस्थान के संदर्भ में पंडित नेहरू का यह कथन बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। यहाँ के इतिहास में कई वीर महिलाओं की गाथाएं देखने को मिलती हैं। फिर भी राजस्थान के समाज में पितृसत्तात्मक मानसिक व्यवहार, रूढ़िगत मान्यताओं के चलते महिलाओं की स्थिति बहुत ही विचारणीय रही है। लिंगानुपात, साक्षरता, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में राजस्थान की महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इसीलिए महिलाओं की स्थिति को सुधारना हमारी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। स्वतंत्रता के समय देश में महिला साक्षरता दर बहुत कम थी। तो ये अभी तक बात की महिला की स्थिति के बारे में। स्वतंत्रता के समय देश में महिला साक्षरता दर बहुत कम थी। स्वतंत्रता के बाद से ही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.10% है, जो सन 1951 में मात्र 2.51% थी। और नेक्स्ट है महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता में रही है। सामाजिक और आर्थिक विकास की सभी धाराओं में महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहित करने के प्रयास सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से प्रयास मुख्य रूप से राज्य सरकार ने किए हैं। सबसे पहले बात करेंगे राज्य महिला आयोग। राज्य सरकार ने इसका गठन किया। 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया। ये महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार की जांच, राज्य लोक सेवाओं में महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करना और महिलाओं की दशा को सुधारने की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाया है। आयोग जनता की सीधी सुनवाई, जनसंवाद, शिकायत और समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान के आधार पर कार्यवाही करता है। मतलब ये राज्य महिला आयोग जो है, ये विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी, उनको भेदभाव से दूर रखना और उनकी सीधी सुनवाई करना, शिकायत सुनना, इन सभी को राज्य महिला आयोग द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं इसमें सदस्य कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से 3 सदस्य हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य हैं, और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो यह है राज्य महिला आयोग, जिसका गठन 15 मई 1999 को राजस्थान में किया गया था।
नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम है महिला स्वयं सहायता समूह। महिलाओं को रोजगार देने, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें 10 से 20 महिलाएं स्वयं अपना निर्णय लेकर समूह बनाती हैं, अपनी छोटी छोटी बचत के माध्यम से स्वावलंबन की प्रवृत्तियां विकसित करती हैं और स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ती हैं। इन समूहों के द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार अवसर उपलब्ध कराती है। तो ये है स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम। ये 10 से 20 महिलाओं का एक समूह होता है। नेक्स्ट है महिला घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। तो घरेलू हिंसा निरोध अधिनियम 2005 में आया। ये डेट इम्पॉर्टेंट है। इस अधिनियम में मुख्य रूप से घरेलू हिंसा से संरक्षण और तुरंत राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा ये अधिनियम लागू किया गया है। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया कि घरेलू हिंसा को किस प्रकार से माना जाए, कब कब उसे घरेलू हिंसा की श्रेणी में रखा जाए, कौन कौन से कार्यों को, तो इस अधिनियम में बताया गया है। राजस्थान में इस अधिनियम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी उप निदेशकों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों और प्रचेताओं को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो इसमें कौन कौन से अधिकारी हैं? सबसे पहले हैं उप निर्देशक, बाल विकास परियोजना अधिकारी और प्रचेताओं को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य के सभी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चिकित्सा सुविधा के रूप में अधिकृत किया गया है। तो हमें याद रखना है महिला घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया। नेक्स्ट है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, इसे सबला कहते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, उनकी साक्षरता, कौशल विकास और सामाजिक मुद्दे पर बेहतर समझ विकसित करने के प्रयास किए जाते हैं। यह योजना 11 से 18 वर्ष के विद्यालय में जाने वाले अथवा बीच में ही विद्यालय छोड़ देने वाली किशोर बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही है। तो सबला योजना इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसकी शुरुआत 2015 में की गई। देश भर में घटते बाल लिंगानुपात को ध्यान में रखकर इस योजना की शुरुआत की गई, क्योंकि बालिकाओं के लिंगानुपात धीरे धीरे कम होता जा रहा था। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय पहला, दूसरा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और तीसरा मानव संसाधन मंत्रालय। तो तीनों के संयुक्त पहल से ये योजना शुरू की गई। तो तीनों के नाम इंपॉर्टेंट है। पहला है महिला और बाल विकास मंत्रालय, दूसरा स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय और तीसरा है मानव संसाधन मंत्रालय। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकना, विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, विद्यालय छोड़ने वाले की संख्या को कम करना, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचालय का निर्माण में वृद्धि करने के उद्देश्य इसमें निर्धारित किए गए। तो यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसके अंतर्गत कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानून भी आते हैं, जैसे कि इसमें कुल 3 अधिनियम आते हैं जिनका संशोधन 2005-6 में किया गया था। सबसे पहला है हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण, मतलब कि गोद लेने वाले बालकों के संरक्षण के रूप में अधिनियम 1956 में, जिसका संशोधन 2005 में हुआ। नेक्स्ट है दहेज निषेध अधिनियम जो 1961 में आया। और तीसरा है बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925। इसका संशोधन पहले किया गया 1986 में और अगला संशोधन किया गया 2006 में। तो तीनों ही जो अधिनियम है 2005 के अंतर्गत आते हैं। पहला है हिंदू उत्तराधिकार, दूसरा दत्तक ग्रहण और संरक्षण अधिनियम, नेक्स्ट दहेज निषेध अधिनियम और लास्ट है बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925। तो ये 1925 में आया। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया और दत्तक ग्रहण और संरक्षण अधिनियम 1956 में आया। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, 1 लाइनर क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मतदान प्रक्रिया। तो एक बालिका गीता अपने टीचर से पूछ रही है कि जैसे हमारे विद्यालय में बाल संसद के चुनाव हो रहे हैं, क्या वैसे ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं? तो उनके गुरुजी ने बताया कि अब अधिकांश चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। ईवीएम की फुल फॉर्म पूछी गई है, इस बार भी पूछी जा सकती है कि ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम के प्रयोग में मतपत्र पर मोहर लगाने के स्थान पर मशीन का बटन दबाकर अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दिया जाता है। एक ईवीएम द्वारा अधिकतम 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। इनमें से अंतिम बटन नोटा विकल्प होता है। नोटा मतलब किसी को वोट नहीं देते हैं उसमें। इस प्रक्रिया में मतदान केंद्रों का निर्धारण, मतदाता सूची का प्रकाशन, उम्मीदवारों की सूची, ईवीएम को चुनाव हेतु तैयार करना आदि कार्य शामिल हैं।
प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी मतलब कलेक्टर के द्वारा मतदान दल का गठन किया जाता है। तो सबसे पहले मतदान दल का गठन होता है और करता कौन है? कलेक्टर। मतदान दल के एक पीठासीन अधिकारी और अन्य मतदाता अधिकारी होते हैं। एक पीठासीन अधिकारी होता है और उसके अंडर कुछ अन्य मत अधिकारी काम करते हैं। मतदान केंद्र में प्रवेश करते ही मतदाता का नाम का मतदाता सूची से मिलान किया जाता है कि ये सही व्यक्ति है या नहीं। उसके बाद मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट शाही लगाई जाती है। मतदाता रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर करने के बाद मतदाता ईवीएम मशीन पर वोट डालने के लिए मतदान कैबिन में प्रवेश करता है। वहां वह ईवीएम का बटन दबाकर गुप्त रूप से अपना वोट डालता है। इस प्रकार मतदान प्रक्रिया पूर्ण होती है। आजकल ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का भी उपयोग किया जाता है। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अपने सम्मुख उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में ईवीएम के मतों की गणना करवाता है और परिणाम की घोषणा करता है। तो इस प्रकार वर्तमान में चुनाव किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि नोटा किसे कहते हैं। तो नोटा का मतलब है कि चुनाव में खड़े उम्मीदवार में से किसी भी उम्मीदवार को अगर मतदाता उपयुक्त नहीं मानता तो वो अंतिम नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव बटन दबाकर अपना मत सुनिश्चित कर सकता है। तो ये कहलाता है नोटा। अगर जब आप मतदान के लिए जाएं, अपना वोट देने के लिए जाएं, तो नोटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं वीवीपीएटी क्या होती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी का प्रयोग किया जाता है। तो वीवीपीएटी का पूरा नाम है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। ये एक प्रिंटर युक्त है, मतलब इसमें एक प्रिंटर होता है। इसको ईवीएम के बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। मतदान होते ही प्रिंटर द्वारा एक बैलेट पर्ची प्रिंट होती है जिस पर उम्मीदवार का क्रमांक, नाम, चुनाव चिन्ह अंकित होती है। यह पर्ची 7 सेकंड तक एक पारदर्शी बॉक्स में मतदाता को दिखाई देती है। उसके बाद पर्ची प्रिंटर के ड्रॉप बॉक्स में चली जाती है और बीप की आवाज़ सुनाई देती है। तो इस प्रकार हमारा ये जो वोट है वो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसको मतदाता यह जान सकता है कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसे ही वोट मिला है या नहीं। यदि बीप का साउंड नहीं सुनाई देता तो मतलब वोट ठीक से नहीं दिया गया या कोई बीच में गलती हुई है। इसके उपयोग से निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्षता और विश्वसनीयता बढ़ी है। मतगणना में विवाद की स्थितियों में इन पर्चियों की सहायता ली जा सकती है। तो ये है वीवीपीएटी, जिसका उपयोग वर्तमान में निर्वाचन प्रक्रिया के लिए किया जा रहा है ईवीएम के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं स्वीप। मतदाताओं, नागरिकों और निर्वाचनों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने, उनकी सहभागिता बढ़ाने मतलब कि उनको वोट देने के अधिकार से परिचित करवाने, निर्वाचन विभाग हेतु बहुमुखी कार्यक्रम को सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता कहते हैं। इसके मुख्य रूप से 2 उद्देश्य हैं। पहला सूचित मतदान, दूसरा सूचित मतदान। तो सूचित मतदान कहता है निष्पक्ष और नीतिपरक मतदान हो जिसमें किसी भी प्रकार की घपलेबाजी ना हो। नेक्स्ट सूचित मतदान की जागरूकता के साथ मतदान किया जाए, तो यह है सूचित मतदान। तो इसके दोनों ही उद्देश्य महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 2 उद्देश्य में पहला उद्देश्य है सूचित मतदान और दूसरा सूचित मतदान। नेक्स्ट सूचना का अधिकार सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, जिससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है क्योंकि रिसेंट का क्वेश्चन इसमें से बनता है। कभी कभी समाज के विभिन्न वर्ग और सामाजिक संगठन द्वारा कुछ खास कानून को बनाने के लिए सरकार से मांग की जाती है। इन मांगों के प्रति सरकार संवेदनशील होते हुए कानून का निर्माण करती है। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान के राजसमंद जिले की भील तहसील के देवडूंगरी गांव में मजदूरों और किसानों ने अपनी मजदूरी से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड जैसे हाजिरी और भुगतान रजिस्टर की प्रतियां, मतलब कि जो उनके हाजिरी है, उनकी अटेंडेंस और उसको कितना पैसे दिए गए उसकी जो प्रतिलिपियां थी उसको मंगवाने के लिए संघर्ष किया।
इस मांग के आधार पर सन 2000 में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनने वाला पहला राज्य बना। तो इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान सूचना का अधिकार लाने में सबसे पहला राज्य है। सन 2000 में वहाँ ये कानून लाया गया। धीरे धीरे सूचना का अधिकार का संघर्ष आंदोलन का रूप लेता हुआ राष्ट्रव्यापी हो गया। जनता की भावना को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया। तो सरकार द्वारा ये 2005 में बनाया गया, लेकिन राजस्थान में इसको पहले ही सन 2000 में अपना लिया गया था। ये कानून सरकारी स्तर पर जन भागीदारी एवं पारदर्शिता को बढ़ाने का शक्तिशाली कदम साबित हुआ। इस कानून के माध्यम से आम व्यक्ति, सरकार या किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है। तो यह है सूचना का अधिकार अधिनियम, जो 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा लाया गया, केंद्र सरकार द्वारा, और राजस्थान में सबसे पहले मतलब सन 2000 में इसको अपनाया गया। और शुरुआत इसकी हुई थी राजसमंद जिले के भीम तहसील के देवडूंगरी गांव से। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट हम आगे जानेंगे। इससे पहले अगर आपने RBSC की बुक्स को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल से इसको देख सकते हैं। क्लास 6, 7 और 8 की बुक्स हम कवर कर रहे हैं, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।